अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत से इशू है जिस पर गुफ्तगू करनी है। प्रोग्राम के आखिर में अमजद चौधरी साहब आज फिर हमारे साथ मौजूद होंगे और ख़ास तौर पर वो आसमा शराजी की को उसकी औकात दिखाएंगे। एक और भी खबर देते चले, ज़ुबैर के बारे में अभी तक किसी इदारे ने कुछ नहीं किया, कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। उसमें अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त तैयार हो चुकी है और ज़ुबैर उमर तैयार रहे कि अंदराज मुकदमा के हवाले से बाकायदा पुलिस के पास भी दरख्वास्त जा रही है और FIA में भी जा रही है। तफसीलात मैं फिर बताऊंगा आपको किसी वक्त, लेकिन आज आपको मैं ये खबर दे रहा हूँ। सबसे पहला जो इशू मैंने उठाना है आज, कुछ शहबाज शरीफ का जो TT स्कैंडल के हवाले से है ना, गिरफ्तार जो मुल्ज़िम है और उसके किरदार जो है वो बड़ा सामने आ गया। शहबाज शरीफ फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में मदर और आनत करता रहा है, ये नैब की रिपोर्ट है। और सहूलतकारी भी की है उसने, बेनामीदार है शहबाज शरीफ का। रिपोर्ट में दावा ये किया गया 2010 से 2018 तक DGPR में और चीफ मिनिस्टर हाउस में मुलाजिम रहा। और शहबाज शरीफ ने मुल्ज़िम को भर्ती के लिए रूल्स में नरमी की। दौरान मुल्ज़िम जो मुलाजमत है ना, दौरान मुलाजमत मुल्ज़िम ने 2 बेनामी कंपनी की तश्कील में मदद और सहूलतकारी की। 2 कंपनियां गुड नेचर जो आप सुनते आ रहे हैं, यूनिटॉस के ज़रिए 1884 मिलियन से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग की। मुल्ज़िम अली अहमद ख़ान ने कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के लिए बैरून मुल्क से 41.33 मिलियन की तरसीलात वसूल की। और FBR की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में मुल्ज़िम के कुल असासों की मालियत सिर्फ 1.37 मिलियन थी। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात जो हैं वो मुल्ज़िमों की असासों की मालियत 43.726 मिलियन पहुँच गई। और मुल्ज़िम जो है जिस्मानी रिमांड पर, आपको पता है, नैब की तहवील में 1 दिसंबर को एहतसाब अदालत में दोबारा उसकी पेशी होगी। बड़ा अहम इशू है ये नैब के अफसरान ज़मीर अब्बासी के बारे में, आपको पता है, और रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम में तहकीकात का मामला है। साबिक़ तफ्तीशी अफसर हैं और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ज़मीर अब्बासी की दरख्वास्त की समाअत हुई है। नैब के सिंध हाई कोर्ट में नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। नैब अपने अफसरान के ख़िलाफ़ बदनवानी की शिकायत पर तहकीकात कर रहा है। ज़मीर अब्बासी को फ़िलहाल काला नोटिस जारी नहीं किया। मुस्तक़बिल में ज़मीर अब्बासी से तहकीकात की ज़रूरत पड़ सकती है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और साबिक़ तफ्तीशी अफसर ज़मीर अब्बासी की हिफाजती ज़मानत अदालत ने मंजूर कर ली है। 10 रोज़ में ट्रायल कोर्ट से रब्ता करने का कह दिया है और करप्ट और रिश्वतखोर अफसरान के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। ज़मीर अब्बासी और दीगर अफसरान के खिलाफ तहकीकात इब्तदाई मराहिल में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू किया। आपको पता है ज़मीर अब्बासी के बारे में कई सिंध के बड़े बड़े सरकारी अफसरान को, और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट तो कुछ करता नहीं है, लेकिन आपके सामने एक और जो अगली मैंने बात आपके साथ डिस्कस करनी है वो नाज़िम जोखियों के केस की है। नाज़िम जोखियों केस में मैंने तफसीली ज़्यादा बात नहीं गुफ्तगू की थी, लेकिन सिंध में ये वडेराइज़म जो हाल है वो आपके सामने है। कमाल की बात यह नया तफ्तीशी अफसर आ गया है। मुल्ज़िमों के जिस्मानी रिमांड में 14 दिन की तौसीक़ की दरख्वास्त जमा करा दी है। नाज़िम जोखियों कत्ल केस पर तफ्तीश से एक मरतबा फिर तब्दील कर दिया गया। पुराने तफ्तीशी अफसर मुश्तबा बाजवा से कल तफ्तीश मेरे हवाले की गई है। ये इंस्पेक्टर सराज लाशारी ने कहा है। मकतूल की पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है अभी तक वसूल नहीं हुई है। DVR पंजाब फॉरेंसिक लैब से मौसूल नहीं हुई है, ये तफ्तीशी वज़ारत ने अदालत को बताया है। चूँकि अदालती ख़बरें बहुत सी हैं, लेकिन आपके साथ 2 चीज़ें बहुत अहम इशू मैंने डिस्कस करना है और वो मैं चाहूँगा कि वो मैं पहले बात आपसे कर सकूँ। और सबसे अहम जो इशू एक रह गया है, एहतसाब की अदालतों में क्या हो रहा है, ज़मानतें हो रही हैं, ये सारी मैं उनमें नहीं है, सदरदारी की जब मामला चल रहे हैं मैं उनको भी छोड़ता हूँ, लेकिन एक बड़ा अहम इशू आपसे डिस्कस करना है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप पर आज खुद नोटिस ले लिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं तो हैरान होता हूँ, हमारे साबिक़ा सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम जो पाकिस्तान उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से ताल्लुक़ है। और कमाल की बात है, नोटिस यानी जो है ना हाई कोर्ट के जो है ना चीफ जस्टिस साहब ने
हुआ क्या था वो मैं आपके साथ जिक्र करता हूँ। एडवोकेट कामरान मिर्ज़ा ने वाक़या बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को व्हाट्सएप किया था वकील दरख्वास्त। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने जो है ना व्हाट्सएप पर नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर कोयटा को यानी मुअत्तल कर दिया। सुओ मोड नोटिस में FC को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दे दिया। AC और DC की जानिब से बलूचिस्तान का हाई कोर्ट को हुक्म को चैलेंज किया गया था। आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट के पास आज खुद नोटिस का इख्तियार नहीं है और ये नोटिस जो है ना वो मुअत्तल कर दिया है। नोटिस के तहत जारी किए असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मुअत्तली के अहकाम भी मुअत्तल कर दिए हैं और जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सजाद अली शाह ने इब्तदाई समाअत की है और AC और DC की जानिब से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया था। पूरा हुक्म नहीं, सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर की हद तक मुअत्तल किया जाए, ये वकील अमानुल्लाह करनानी ने कहा। फैसला जुज़वी तौर पर नहीं, पूरा हुक्म मुअत्तल होगा। जस्टिस एजाजुल हसन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए समाअत मुलतवी हो गई है। मुझे बलूचिस्तान वापस भी जाना है, कम से कम फैसले में लिख दें कि मेरी इस्तदा असिस्टेंट कमिश्नर की हद तक कमिश्नर की हद तक थी। अमानुल्लाह करनानी ये भी हमारे साबका सदर हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के दोस्त हैं हमारे अच्छे। हम अब आपको लेकर चलते हैं बड़ा अहम इशू जो है गुलभूषण यादव के बारे में। मैंने आपसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर ली थी और मैंने आपको बड़ी डिटेल में बता दिया था कि पाकिस्तान इज़ अंडर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के सारे मामले को उन्होंने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को सामने रखते हुए देखना है और पाकिस्तान पाबंद है इस हवाले से। और दोस्त हैं हमारे नदीफ जैदी साहब, उसने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है ना मुस्लिम लीग नून का चेहरा नंगा किया और उन्होंने सबसे पहले मलिहा लोधी से पूछा, मोहतरमा क्या आप बता सकती हैं कि आपने आलमी अदालत इंसाफ के हवाले से पाकिस्तान का 1960 से जारी मौक़िफ़ मनसूख करके 29 मार्च 2017 को आलमी अदालत इंसाफ की कंपल्सरी जुरिसडिक्शन किसे फ़ायदा पहुँचाने के लिए तस्लीम की? क्या ये बराह रास्त भारत की सहूलतकारी नहीं थी? नवाज शरीफ बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व थे और जो आगे जो सारी बातें हैं भारतीय जासूस गुलभूषण को बचाने की कोशिश किसने की? और ये सारा बड़ा वाज़ेह होगा जो हक तस्लीम नहीं किया गया, मगर गुलभूषण की सज़ाए मौत का फ़ैसला आने से सिर्फ 12 रोज़ पहले नवाज शरीफ ने अचानक बैठे बिठाए और यकतरफा तौर पर पाकिस्तान में पकड़े जाने वाले भारतीय जासूस और उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तानी अदालती कार्रवाइयों और फैसलों में आलमी अदालत इंसाफ की मुदाखलत का इख्तियार और तस्लीम कर लिया। ये कोई थोड़े से ट्वीट है उनके, वो बैकग्राउंड पे चल रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि इमरान खान पे मत डालना ये इशू। बुनियादी तौर पर जुरिसडिक्शन जो है ना आपने एक्सेप्ट की थी। हामिद मेरी बड़ी बातें कर रहा है, एहसन इकबाल भी, ख्वाजा आसिफ भी, ज़रा पढ़ तो लेते तारीख पे। आ जाएँ ज़रा इस पर, चलें मुतालबा करें आप, चलें हामिद मीर आप भी मुतालबा करें, चलें ख्वाजा आसिफ आप भी मुतालबा करें और एहसन इकबाल शायद खाकान बासी मुतालबा करें कि इस पर एक जुडिशल इंक्वायरी हो जाए कि ये जो है ना गुलभूषण यादव के बारे में कंपल्सरी जुरिसडिक्शन का किसका कसूर था, किसने एक्सेप्ट किया, किसने रास्ता दिया। नवाज शरीफ बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व है। आ जाएं इस पर मज़ा आ जाएगा अगर आप इस पर चलें। इसी पे मैं आपको आगे लेकर चलता हूं कि इंडियन चैनल ने इस हवाले से बताया कि किस तरह पाकिस्तान ने फ़ायदा दिया। पाकिस्तान से मुराद नवाज शरीफ के दौर में, वो भी सुन लीजिएगा, सुने वो भी। In a massive setback to our neighbors, International Court of Justice stayed the Kulbhushan Jadhav death sentence. What is appalling is the fact that rattled Pakistan has refused to accept this ruling. But India won't give in so soon. India has in fact prepared a watertight case to bring back Kulbhushan Jadhav, and ICJ is set to hear it on Monday. Times Now spoke to a few experts on how Pakistan's decision will affect it globally. Let's take a listen. The trial has already taken place in Pakistan, and the judgment they've arrived at is that the death sentence ought to be implemented. That is their internal decision, but the International Court of Justice would look at how they arrived at that decision. They are maintaining that Mr. Jadhav is a spy. They will have to show that he's a spy. They will have to demonstrate to the court that they've got information that he is a spy. The question you're asking is if the Vienna Convention has been breached, and the answer seems to be yes, not just in relation to consular advice. There are other rights as well. His human rights as a prisoner has been breached. That includes access to medical treatment, access to
independent legal advice, access to his legal documents so that he can take independent legal advice. So it's not just consular access. He's also entitled to be medically examined independently and assess, and a report to be provided to his nation, and to his a report to be provided to his government, and of course to his family. So the trial in Pakistan is over. The application in the International Court of Justice is an application to stop or halt the death sentence. On Monday, we will have both India and Pakistan presenting its case, with India giving probably a short outline of what happened from India's point of view, and asking the court to order Pakistan to stop the execution and to basically stop any measures that would aggravate or deteriorate the conflict that is now existed between India and Pakistan over this execution. Pakistan will also have time to tell the court their point of view. We don't know what that is yet. I'm expecting them either to rely on procedural matters that they say that this doesn't belong at the ICJ because they don't have jurisdiction. That's often a go-to defense. Another defense would be that he did get a fair trial and that they did try to get him consular assistance. I'm not sure what they will say. And then the court will retire to consider a verdict. India has asked for that verdict to be as soon as possible. The fact that they have scheduled such a sitting to hear on provisional measures only a week after the claim has been filed is very quick for the ICJ, where cases usually drag out for years and such provisional measures drag out for months. So I expect them then to quickly rule on the matter, but that will take at least a matter of days, if not weeks, before they decide whether to issue a provisional measure or not. And I have to say that whatever they decide in this provisional measure doesn't say anything about the outcome of the case in the end. जी आपने वो सारा सुन लिया, ब्लर मैंने करवा दिया था ताकि लेकिन इंडिया चैनल पे जो मौक़िफ़ था आपको समझ आ जाना चाहिए था कि गुलभूषण जाधव के मामले में बुनियादी तौर पर मेन कल्प्रिट जो है वो नवाज शरीफ और उसकी हुकूमत ही किस तरह फ़ायदे उन्होंने दिए। आगे चलने से कबल आसमा शराजी का चेहरा आपके सामने बेनकाब करना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत से मुझे लोगों के फ़ोन आए, मैसेजेस आए, तो मैंने फिर ये बजाय मैंने कहा मुनासिब मैं जो बात करूँ वाई नॉट एक सहाफ़ी क्यों ना बात करे। तो अमजद साहब ने बड़ा खूबसूरत बड़ी बस अच्छी बेइज्जती किया, उन्होंने चेहरा दिखाया है, ज़र्द सहाफ़त का चेहरा दिखाया है। वो ट्वीट जो आसमा शराजी ने किया बैकग्राउंड पे वो चल रहा है और मैं आपको लेकर चलता हूँ अमजद चौधरी साहब की तरफ। अमजद चौधरी साहब ने इसको किस तरीके से बयान किया है आसमा शराजी के किरदार को, और वो मैं समझता हूँ बड़ा सच कहा है उन्होंने, ज़रा सुनिएगा। जी व्यूवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। 74 साल में पहली दफ़ा असेंबली के अंदर ये बिल पास हुआ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने का जो हक़ है वो मिल गया। लेकिन ये जो हमारी खुशी थी ये बहुत सारे लोगों को जो है वो रास नहीं आई। उन्होंने फ़ौरन अपनी नेगेटिविटी और वही जो दरबारियों का काम होता है उस तरह अपना किरदार अदा किया और ट्वीट्स करने शुरू किए। बहुत सारे ट्वीट्स जो पुराने थे जो शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने किए थे, अज़हर सिद्दीक़ साहब उनको पहले चला भी चुके हैं कल के व्लॉग में, लेकिन उसमें अगर आप देखें तो मुनाफ़क़त आपको बिल्कुल छलकती हुई नज़र आएगी कि 2012 में शहबाज शरीफ साहब का भी ट्वीट है और 2012 में ही मरीम नवाज़ ने भी ट्वीट किया कि नवाज शरीफ जो हैं उनकी तरफ से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो हमारे एसेट्स हैं और वो मुल्क के लिए खून और पसीना एक कर देते हैं, तो उनको वोट का हक़ मिलना जो है वो बहुत ज़रूरी है और हम दिला के रहेंगे। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के दरमियान हाइल हो रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट को जो है पनिश करना चाहिए, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और वही लोग आज जो हैं इस ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वोटिंग के बारे में या उनकी इस वोटिंग की जो उनका जो राइट है
उसके बीच में सबसे बड़ी दीवार थे। और यहाँ पे बात करने का मकसद जो है आज वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव ट्वीट की जिसमें उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने की मुखालफत की, लेकिन इसमें से सबसे घटिया और सबसे जिसे मैं कहता हूँ कि ज़िल्लत अमेज़ जो एक ट्वीट थी जो कि एक सहाफ़ी ख़ातून ने की जो अपने आप को बहुत बड़ी एंकर समझती हैं। मैं बिलो द बेल्ट बात नहीं करूँगा, लेकिन ये वही ख़ातून है जिन्होंने पिछले दिनों फ़र्स्ट लेडी के बारे में एक कॉलम लिखा और उसमें उन्होंने ज़ू मानी बातें करके और बहुत कुछ ऐसी खराफात जो हैं उसमें लिखी कि जिसमें बाद में वो शर्मिंदा भी नहीं हुई। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर आसमा शिराज़ी साहिबा की, और उन्होंने एक बार फिर ये साबित किया है कि वो सहाफ़त की बिल्कुल जिसे पस्ती कहते हैं ना, वहाँ तक जा सकती हैं। इससे नीचे मेरा ख़्याल है सहाफ़त की पस्ती, हम जब जर्नलिज़म पढ़ रहे थे तो येलो जर्नलिज़म होता था और उसके बारे में बताया जाता था, ये उससे भी अगली फॉर्म है। अब मैं सिर्फ़ आपको उनकी ट्वीट बताता हूँ कि उन्होंने जो ट्वीट की वो क्या थी। उनकी ट्वीट जो थी वो उर्दू में थी और उन्होंने कहा कि पेज फिर जुड़ गया, अब इलेक्शन मशीनें कराएंगी और ओवरसीज़ जो हैं वो वोट डालेंगे और पाकिस्तानी अवाम जो है फिर भुगतेगी। अब आप यहाँ पे ज़रा गौर करें अल्फाज के ऊपर कि ओवरसीज़ वोट डालेंगे और अवाम भुगतेगी, यानी कि हमें उन्होंने पाकिस्तानी भी नहीं जाना, यानी हमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम भुगतेगी और ओवरसीज़ वोट डालेंगे। अब आप देखें कि ये लोग सिर्फ़ खुशामद में शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून की खुशामद में इस हद तक गिर जाते हैं कि इनको ये भूल गया कि ये वही पाकिस्तानी हैं जिन्होंने यानी पिछले साल में जो ज़र मुबादला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भेजा है वो $30 बिलियन था। ठीक है, 30 अरब डॉलर जो है वो इन्हीं पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में भेजा और वो पाकिस्तान के लिए हर वक्त जो है हर महाज पे पाकिस्तान के दफ़ा करते हैं यहाँ पर, और ज़रा सी बात भी होगी तो वो पाकिस्तान के लिए इमोशनल हो जाते हैं, लोगों से यहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं। और हमारे ये सो कॉल्ड सहाफ़ी अपने आप को एंकर कहने वाले लोग जो हैं वो इस तरह पाकिस्तानियों की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तज़लील करेंगे, इसकी तवक्को नहीं थी। मैं कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए और उनको ये अपनी ट्वीट वापस लेनी चाहिए। जैसे हिना परवेज़ भट्ट ने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानी ओवरसीज़ को जो है वो मुनाफिकीन लिखा तो उन्होंने भी अपनी ट्वीट वापस नहीं ली, लेकिन अब जो है ये बेसिकली मैं तो इनको मुस्लिम लीग नून का एक ओहदेदार ही कहूँगा, क्योंकि हमेशा इनका जो भी ये लिखती हैं या जो भी ये प्रोग्राम करती हैं उसमें साफ़ ये नज़र आता है। मैं उनके पर्सनल उस पर नहीं जाऊँगा कि इनको क्या मरात मिली थी, इन्होंने क्या किया था। मैं समझता हूँ ये बातें बहुत दफ़ा हो चुकी हैं और मैं उस लेवल पे गिरना नहीं चाहता, लेकिन मैं आसमा शिराज़ी साहब को ये बता देना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो हम आपसे ले के नहीं खा रहे, हम आपको देकर और अपने बच्चों को पाल रहे हैं, और आपको ऐसी ट्वीट करने पे शर्म आनी चाहिए। जी, आपने आसमा शिराज़ी का किरदार अमजद की ज़ुबानी सुन लिया और उन्हें बहुत खूबसूरत सहाफ़ी हैं, ये भी सहाफ़त पढ़ी है उन्होंने चेहरा बेनकाब कर दिया उनका। उनके किरदार के बाद में उनके जो जिस तरह का किरदार आसमा शिराज़ी का एक ज़ाती मुलाजिम का है वो आप देख चुके हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।